गुड मॉर्निंग सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, ये व्याख्याता कर। अभी आप लोगों का टाइम टेबल एक दो दिन में सेट हो जाएगा, उसके बाद समझ आ जाएगा। अभी एक साथ लग रहा है ऐसा, ठीक है। अभी क्योंकि डेमो जा रहा है ये, तो आप लोग का जो चल रहा है सब्जेक्ट आप वो पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर ये सुनना है तो इसको भी सुनिए, इसके लिए कोई बॉन्डेज नहीं है, ठीक है। नहीं, आप अटेंड करते रहो। अभी ये स्टूडियो खाली नहीं था ना, इसलिए यहाँ पे चल रहा है। कहीं पर भी बैठ सकते हो, ऊपर भी जगह है, कहीं पर भी अपना यूट्यूब ऑन करके। हाँ, और यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। हेडफोन वगैरह लगा लो, ठीक है। पता नहीं चलेगा, मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो चलिए, आज मैं कली के टॉपिक को आगे बढ़ा रही हूँ। कल का हमारा टॉपिक जो शुरू हुआ था, जिसके बारे में मैंने सबसे ज़्यादा चर्चा की थी, वो था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ चीज़ों से हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे इन हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से वो 4 भाग हैं? एक है आपका पहला तो आदिकाल, ठीक है। चूंकि सभी को पता है कि डेमो क्लासेस चल रही हैं आपकी हिंदी व्याख्याता के लिए, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें इसको, ठीक है, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ठीक। आदिकाल को, आदिकाल के बाद फिर कौन सा काल आता है आपका? आता है पूर्व मध्यकाल। सेकंड जो होता है वो क्या है आपका? पूर्व मध्यकाल। थर्ड जो है वो आपका क्या होता है? उत्तर मध्यकाल, ठीक है। यानी कि मध्यकाल के पहले का और मध्यकाल के बाद का, ठीक है, उत्तर मध्यकाल। और फोर्थ होता है आपका लास्ट वाला आधुनिक काल। कौन सा? आधुनिक काल। ये तो लगभग बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, ठीक है। सबसे पहले आता है आदिकाल। आदिकाल को हम एक और नाम से जानते हैं, वीरगाथा काल। सबसे पहला चैप्टर हम आदिकाल ही पढ़ेंगे। तो आदिकाल की शुरुआत कैसे हुई और वहां पे किस किस ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिया, कौन कौन से मुख्यतः कवि, कौन कौन सी मुख्यतः रचनाएं हुई हैं, वो सब पहले इसमें पढ़ेंगे। इन फिलहाल एक बार इसको देखते जाते हैं। पूर्व मध्यकाल को हम और किस नाम से जानते हैं? भक्ति काल। क्योंकि अक्सर कर जो ये नाम दिया गया है, ये पूछा जाता है कि किसके माध्यम या किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद उत्तर मध्यकाल को हम क्या कहते हैं? रीतिकाल। और आधुनिक काल को हम क्या कहते हैं? गद्य काल। ऑनलाइन साउंड वगैरह क्लियर है आप लोग को? सुनीता एक बार बता दो। ठीक है। यानी कि कितने भागों में बांटा गया है इसको? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? वापस से दोहराएंगे साथ साथ। सबसे पहला आदिकाल, आदिकाल के बाद पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल के बाद उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल के बाद आधुनिक काल। ये याद करने के बाद इधर आना है कि किसने क्या नाम दिया है, ठीक है। पहले जो बेसिकली जिनको नाम से जानते थे वही बोलेंगे, उसी को पहले सीखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, जब 4 भाग हो गए हैं तो इनका उदय कब कब से माना जाता है, कितने कितने सन से आप लेंगे। तो याद रखना, इसके लिए अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग सन दिए गए हैं, पर सबसे ऑथेंटिक है आपका जो 900 के आसपास से माना जाता है। डिटेल में जब जाएंगे तब मैं बताऊंगी। अभी फिलहाल जो चीज है उसको देख लो। 1050 से कब तक का है, किसी को पता है? 1375। कितना? 1375, ठीक है। यहाँ पर आप संवत लिख सकते हो, ठीक है, या सन लिख सकते हो।
पूर्व मध्यकाल का कब से है, जहां से वो छूटेगा वहीं से ही लेना है हमको। 1375 से कहां तक का समय लेंगे, बताओ कहां तक का लेंगे, 1700। 1700 से कहां तक का लेना है, तो 1900। और 1900 से कहां तक का लेना है, अब तक। 1900 से अब तक सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इसी को माना जाता है। ज्यादातर पेपर में इसी का ही आपको ऑप्शन मिलता है। और जो थोड़ा बहुत कभी मिलेगा वो भी मैं बता दूंगी कि कभी कभी हो जाता है टकराव पुस्तकों में आपसी में, है ना, बहुत जगह पे अंतर रहता है, पर उसका कारण है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं 1050 से 1375 के बारे में, यानी कि आदिकाल के बारे में, यानी कि वीरगाथा काल के बारे में। इसका नाम वीरगाथा काल क्यों पड़ा है, हेडिंग डालेंगे आदिकाल। ठीक है, अब बात करते हैं आराम से आदिकाल के बारे में, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उन क्षेत्रों के बारे में। तो आदिकाल को वीरगाथा काल तो कहते हैं, ये तो तय है। ठीक है, और क्या कहते हैं, तो याद रखना सिद्ध सामंत काल। जितने भी सिद्ध कवि हुए हैं, सामंती कवि हुए हैं, डिटेल में जाएंगे तब पढ़ेंगे, वो भी इसी काल के हैं। सिद्ध कवियों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, वो कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिद्ध सामंत काल। तो नोट डाउन करके लिखेंगे इसे, सिद्ध सामंत काल। ठीक है, और क्या कहा जाता है इसे, आरंभिक काल, क्योंकि शुरू हुआ है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आरंभिक काल। ये मैं आप लोग को नाम लिखा रही हूं कि और किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, आरंभिक काल। और क्या जाना जाता है, बीज वपन काल, यानी कि बीज यहां से शुरू हुआ है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बीज वपन काल। कितने नाम हो गए, 4, वीर गाथा को मिला के 4। ठीक है, और स्वयं उसको मिला के 5, है ना। और आप ले सकते हो एक चारण काल। ठीक है, इतने नामों को आप ध्यान रखेंगे, किसके लिए, आदिकाल के लिए। तो आदिकाल जो है, सिद्ध सामंत काल, आरंभ हुआ है करके बीज और आरंभिक काल को याद रखेंगे। चारण काल भी बताऊंगी कि क्यों नाम पड़ा। ठीक है, और सिद्ध सामंत मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा जो सिद्ध कवि है वो इसी समय पर हुए हैं। ठीक है, तो इतने नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको नाम दिया था किसका, वीरगाथा काल। उसकी समय सीमा क्या दी है उन्होंने, तो उनका हम लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, देखो एक और बात बता देती हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपका हिंदी साहित्य का इतिहास आता है बुक अलग से, आपको जो पढ़ने के इच्छुक होंगे आप खरीद के पढ़ सकते हैं आचार्य रामचंद्र जी का। तो जब हम किसी कवि के या किसी लेखक के नाम के बाद उनका कुछ बता रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। जैसे पेपर में भी कभी आएगा तो कैसे आएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल को किस सन से शुरुआत मानी जाती है, ऐसे पूछा जाएगा। जब किसी भी का नाम नहीं दिया होगा तो कुछ इसके तरह से दिखाई देगा आपको, पहले की तरह। ठीक है, तो जब भी किसी लेखक या कवि के साथ दिया होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर को टिक करना है। तो इन्होंने कब से कब तक माना है, कुछ नहीं के अनुसार वीर गाथा काल, बस 50 कम कर दो, 1000। ठीक है, से 1350।
क्लियर है? ईस्वी तक, ये एक पॉइंट हो गया। अगर मैं बोलूं कि आदिकाल में क्या क्या चीजें मुख्यतः विशेषता से देखी जाती थी, क्या क्या गुण हैं, क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, तो आदिकाल की विशेषता या हम बोल सकते हैं प्रवृत्ति, क्या क्या देखने को मिलता था। जैसे हम अगर आज के बारे में बात करें तो आज के बारे में जब आने वाली पीढ़ी बात करेगी तो कैसे बात करेगी कि किन किन चीज़ों का हुआ। इस समय व्हाट्सअप चलता था, फेसबुक चलता था, वैसे ही उस समय भी कुछ ना कुछ खास रहा होगा जिसके बारे में आज हम कम शब्दों में समझ सकते हैं कि क्या होता था आदिकाल में, ठीक है। तो आप याद रखना, जितने भी आश्रयदाता थे उनकी प्रशंसा की जाती थी, इसलिए इसको चारण काल कहा जाता था, ठीक है। आश्रयदाता मतलब जैसे कोई राजा हो गया, दरबार हो गया, दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे जो उनकी प्रशंसा में कुछ कुछ गाया करते थे, कुछ लिखा करते थे, या उन्हीं कवियों के माध्यम से उनकी जीवनी लिखी गई है जिनके द्वारा आज हम हिस्ट्री को पढ़ पा रहे हैं, कुछ भी बोल लीजिए। तो यहाँ पे मुख्यतः फेमस था आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ठीक है, दरबार की प्रशंसा, राजा की प्रशंसा, ठीक है, ये सारी चीजें होती थी। और क्या होता था? गुड मॉर्निंग सभी को। वीर गाथा काल की वजह से जितने भी युद्ध होते थे उसका सचित्र वर्णन होता था। मतलब कुछ इस तरीके से कविताएं और गद्य लिखे गए हैं कि आप उसको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि आप उस युद्ध में खुद स्वयं हो। सचित्र वर्णन था, ठीक है। और क्या था? अच्छा, वीर रस के साथ केवल वीर रस ही नहीं था, यहाँ पे वीरता के साथ यहाँ पे श्रृंगार रस भी था, यानी कि वीरता और प्रेम दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? आपका आदिकाल, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है यहाँ पे वीर रस और श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस किसके लिए होता है? प्रेम के लिए, ठीक है। और वीर रस किसके लिए होता है? वीरता के प्रतीक के लिए। दोनों का समावेश कहाँ देखने को मिलता है हमको? आदिकाल में, ठीक है। मुख्यतः दो रस के बारे में सबसे ज्यादा बात हुई है। और आगे बात करें तो उस समय के अलावा उसके पहले यानी ऐतिहासिक चीजों के बारे में बात हुई है आदिकाल में। पुरानी चीजों के बारे में सबसे ज्यादा बात हुई है, ठीक है। ऐतिहासिकता का वर्णन मिलता है यहाँ पर से। और थोड़ा जाने इसके बारे में और क्या होता है। ऑनलाइन आप लोग भी बता सकते हैं और आप लोग भी बता सकते हैं अगर इच्छुक हैं तो। चूंकि राजा हुआ करते थे, अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजा हुआ करते थे, तो सामूहिक जो एकता थी ना उसका मतलब अभाव था। जैसे एक राष्ट्र नहीं बोल सकते थे, किसी जगह पे इस राजा का राज्य था तो किसी जगह पे उस राजा का। तो अगर कभी बोला गया कि सामूहिक एकता का अभाव किस काल में देखने को मिलता है? आदिकाल में। सबकी अपनी विशेषता थी, सब अलग अलग थे और सब युद्ध करके जीतना चाहते थे। तो जहां जीतना चाहते हैं वहां सामूहिक एकता होगी क्या? नहीं होगी, ठीक है। तो सामूहिक एकता का अभाव कहाँ देखने को मिलता था? ठीक है, एक बार लिखवाऊंगी सब शॉर्ट में, सर्कल बना के लिखेंगे अपन, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और चलो, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ। जैसे ये रहा आपका आदिकाल। आदिकाल में सबसे ज्यादा किसका वर्णन हुआ है? युद्धों का, ठीक है। युद्धों का वर्णन के कारण इसको क्या बोला जाता है? वीर गाथा। वीर गाथा के कारण इसमें कौन सा रस देखने को मिलता है? वीर रस। वीर रस इस तरीके से देखने को मिलता है कि जैसे युद्ध का सचित्र वर्णन किया गया हो। सचित्र वर्णन, ठीक है, यानी सजीव भी बोल सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे श्रृंगार रस का भरपूर प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ आश्रयदाता राजा दरबार की क्या की जाती थी? प्रशंसा की जाती थी, इसलिए तीनों नाम लिख सकते हैं हम। राजा, आश्रयदाताओं
की प्रशंसा इसी काल में होती थी। ठीक है, और क्या बताया था मैंने? हाँ, सामूहिक एकता का अभाव था। एक और चीज, ऐतिहासिकता का वर्णन मिलता था यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अप्रामाणिक रचनाएं किस काल में देखने को मिलती है? तो आप जानते हो कि सबसे पहला काल है। यहाँ पर कई रचनाएं ऐसी हैं जो पूरे तरीके से प्रमाणिक नहीं है, तो अप्रामाणिक रचनाएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इतना याद हो गया आदिकाल के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं किस किस लेखक ने या कवि ने इनको क्या क्या नाम दिया। नाम तो जान लिए हम लोग, पर किसने क्या नाम दिया इसको देखते हैं। सबसे पहले नामकरण करके डाल लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आदिकाल किसने कहा पूछेगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा इसको? आदिकाल से संबोधित किया। ठीक, और वैसे भी ये आदिकाल ही था, पर उन्होंने, जैसे कभी कभी लेखकों के नाम से पूछता है तो खासकर याद रखना कि उन्होंने अपने जो पुस्तकें हैं उसमें इस नाम का ही प्रयोग किया है। किस नाम का? आदिकाल का। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो वीरगाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था इसे? वीरगाथा काल कहा था। थर्ड पॉइंट, और मैंने क्या बोला था? अच्छा, एक चीज और ना, सिर्फ आचार्य ने नहीं, वीरगाथा काल का प्रयोग दो लोगों ने नहीं, दो लोगों ने किया है। हाँ, एक विश्वनाथ प्रसाद जी ने भी किया है। विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, पूरा नाम लिख लो, मिश्र भी लगा लो। दोनों के दोनों ने क्या कहा है? वीरगाथा काल। ठीक है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो फेमस है बोल बोल के पुस्तकों के नाम से, इनकी भी है पुस्तक वैसे, लेकिन कभी कभी ऐसा दे देगा जो कि एकदम कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो दोनों ने कहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कूट वाले में दे दे, दोनों का नाम दे दे और किन दोनों ने कहा है बोल दे। तो याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरगाथा काल कहा है। किसको? आदिकाल को। ठीक है, हाँ सुनीता, अभी तो रोज होगी। चलो अब बात करते हैं आगे। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल, अब याद आ गया होगा। हाँ, वेरी गुड, सांस्कृत्यायन। ठीक है, ने क्या कहा था इसको? सिद्ध सामंत काल। और आगे बात करें तो गणपति चंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल कहा। मैंने लिखा है आरंभिक काल, आरंभिक काल। ठीक है, कहा इसको। और आपका पांचवा, मिश्र बंधु ने, देखो ये एक छूट गया था, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक कहा था। इन्होंने आरंभिक, उन्होंने प्रारंभिक। ठीक है,
आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या बोले थे, बताओ। बीज वपन काल, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहा था, बीज वपन काल। सब किसके बारे में बात हो रही है, आदिकाल, ठीक है। और आपके क्या नाम है, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ठीक है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा और आपके ग्रियर्सन दोनों ने क्या कहा था, किसका यूज किया, चारण काल। एक साथ लिखवा देती हूँ। डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ठीक है। और आपके ग्रियर्सन, जॉर्ज ए ग्रियर्सन, पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है ना ऑनलाइन। जॉर्ज ए ग्रियर्सन दोनों के दोनों ने क्या कहा था, चारण काल। लीजिए, सबके नाम भी हो गए और सबको किसने किसने क्या नाम दिया वो भी हो गया, ठीक है। एक बार रिपीट कर रही हूं, फिर से ध्यान देना, ठीक है। आज हमने शुरू किया है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहले भाग का नाम क्या है, आदिकाल। फिर पूर्व, हमेशा पहले को पहले याद रखना, फिर उत्तर, पूर्व मध्यकाल। पूर्व और उत्तर में भी कंफ्यूजन होता है, पेपर में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो इसलिए नहीं होता कि हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए होता है क्योंकि हमारे विषय का इतना समावेश हो जाता है दिमाग में कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा पूर्व को याद रखना, ठीक है। तो आपका आदिकाल के बाद आता है पूर्व मध्यकाल और उसके बाद उत्तर मध्यकाल। मध्यकाल को बीच में रखे, मध्यकाल के पहले का समय, मध्यकाल के बाद का समय, फिर लास्ट में हमने देखा आधुनिक काल। आज मुख्य रूप से जो बात कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, हम आदिकाल पे, ठीक है। आदिकाल पे बात कर रहे हैं। आदिकाल का जो समय है वो कब से माना गया है, वेरी गुड, 75। 1050 जब भी लेंगे आंकड़ा तो 75 तक जाना है। 50 दिखेगा तो 75, शून्य दिखेगा तो शून्य तक जाना है, यानी 50 में रुक जाना है, ठीक है। याद करा रही हूं, 1050 से शुरू होकर आपका 1375 तक माना जाता है, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि उन्होंने 1000 से लेकर 1350 तक माना है, ठीक है। मतलब उधर 75 में 25 कम हो गया और इधर भी 50 कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा जो काल है आपका पूर्व मध्य काल, उसका आपका 1375 से उठाना है, 1700 तक जाना है। तीसरा होता है उत्तर मध्यकाल, 1700 से 1900 तक जाना है, और 1900 से आज तक जो समय चल रहा है वो आपका आधुनिक काल है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसकी, हम आदिकाल की। तो आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है, तो कैसे याद करेंगे, वीरगाथा काल नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को चारण काल का नाम किसने दिया, ग्रियर्सन और डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने, ठीक है। चारण काल करके यूज किया उन्होंने आदिकाल को, ठीक है। तो आधुनिक काल किसने कहा आदिकाल को, बोलो बोलो, आधुनिक, प्रारंभिक नहीं बोल रही हूं ना। हाँ, तो ये जो है ना आपका, कहाँ गया ये, आरंभिक है ना, ठीक है। सॉरी, आधुनिक बोल दी मैं, आरंभिक काल। आरंभिक काल किसने कहा है, गणपति जी ने कहा है, गणपति चंद्र शुक्ल ने। और मिश्र बंधु ने आरंभिक का क्या कर दिया, प्रारंभिक कर दिया। राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल, ठीक है। बाकी ये तो क्लियर हो ही गया है, लेकिन ये याद रखना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा विश्वनाथ प्रसाद जी ने भी इसको क्या कहा है, हाँ किरण मिल जाएगी पूरी, ठीक है।
चलो अब बात करते हैं कुछ विशेष रचनाओं के बारे में। यहाँ से जितना आज की क्लास में जितना मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ये सब से भी आ चुका है, और जब अभी जो मैं रचनाएं बताऊंगी उस रचनाओं से भी बहुत बार आ गया है। आता क्या है बेसिकली, यही चीजें तो आती हैं, पर पूरा एक बार डिटेल में पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है कभी कभी। ठीक है, दलपति विजय सबने सुना है। चलो अब हेडिंग डाल लो रचनाएं, वो भी किस काल की, आदिकाल की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दलपति विजय, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि दलपति विजय किस काल के लेखक हैं। तो आदिकाल के हैं दलपति विजय, और इन्होंने कौन सी रचना की है, तो खुमान रासो। क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है। दूसरी अगर बात करें चंद्रबरदाई, वेरी गुड। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वीराज रासो ने जो है वो किस भाषा में लिखा है, पता है आप लोग को, ब्रज भाषा। ठीक है, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, किस भाषा में लिखा गया है, तो ब्रज में लिखा गया है, और उसको हिंदी का प्रथम क्या बोला जाता है, महाकाव्य। ठीक है, तो जब उसके बारे में लिखेंगे तो जो जो इंपॉर्टेंट तथ्य आएंगे नोट करके उसको लिखते चलेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर डालते हैं चंद्रबरदाई, आपके क्या बोल सकते हैं, यहीं पर मैं लिख देती हूँ दूसरे कलर से, तो कलर ही चेंज नहीं होता इसमें। प्रथम, ऐसे लिखो, हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार, यानी कि सबसे पहले महाकाव्य किसने लिखा, चंद्रबरदाई ने। कौन सा लिखा, तो जब पहली बार लिखा तो ऑब्वियसली है कि वो पहला होगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य। ठीक है, किस भाषा का प्रयोग हुआ, तो ब्रिज भाषा में लिखा गया। ठीक है, ये कुछ चीज ऐसे नोट कर लो साथ साथ। तीसरे की ओर चलते हैं, नरपति नाल सबने सुना है। एक हो गए दलपति और दूसरे कौन हो गए, नलपति। नलपति के साथ न है इसलिए नाल लगा है, और दलपति के साथ क्या लगा है, विजय। ठीक है, दलपति विजय और नलपति नाल। ठीक है, सब में घुमाता है ना। क्या लिखा है इन्होंने, बीसल देव रासो। पहले तीनों रासों का ही बता रही हूं मैं आपको ना, बीसल देव रासो। चलो तीनों रासो हो गए, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो और बीसल देव रासो। तीनों रासों में जो ये है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और याद रखने में आसान है। कंफ्यूजन कहाँ होता है, बीसल देव रासो दे देगा और ऑप्शन में दे देगा नरपति और दलपति। ठीक है, तो दलपति के साथ विजय लगेगा, नलपति के साथ चूंकि न से शुरू हुआ इसलिए नाल शब्दों को याद रखना, और नलपति ने किसका दिया है, बीसल देव का। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। जगनीक, जगनीक ने दिया है परमाल रासो। जगनीक जी ने लिखा है परमाल रासो। हो गए चार। क्या फेमस बात है इसमें, इसमें आल्हा खंड है। पेपर में प्रश्न आता है आल्हा खंड कहां से लिया गया है या कहां पर उद्धृत है, तो आल्हा खंड जो है वो किस में देखने को मिलता है, परमाल रासो। ठीक है,
और ये सब के सब क्या चीज है? पूरे वीरता से भरे हुए काव्य हैं, जहां पे किसी ने किसी के युद्ध का सचित्र वर्णन किया गया है। ये राजा परमाल का वर्णन है इसमें, ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर से ये याद रखना कि इसमें आल्हा खंड भी है, ठीक। अब देखते हैं एक और लिखो, नल्ह सिंह भाटो। नल्ह भाट है सर, क्योंकि ये भी क्या बोलना चाहिए, नरपति नाल में कंफ्यूजन करता है। नल्ह सिंह भाटो, इसने क्या लिखा है, किसी को पता है क्या लिखा है इसने? विजय पाल रासो, विजय पाल रासो। बस हो गया, रासो वाला खत्म पूरा। हाँ, मतलब जितने भी उस समय राज कर रहे होते थे उन पर लिखी गई जो रचनाएं होती थी वो खासकर इसी नाम से चलती थी, ठीक है। ये सब जो है ये सब राजा हैं, जो सामने में नाम लिखे हुए हैं ना, ये सब राजा हैं, उनकी युद्ध की, उनकी जीवनी की, उनकी उपलब्धियों की, ठीक है, जो उन्होंने उपलब्ध नहीं भी किया है उन सब चीजों की इसमें क्या रहता था, वर्णन रहता था, ठीक है। हाँ ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो करके एक साथ दिखा रही हूं, क्योंकि फर्क हमको पता होना चाहिए। दलपति जो है, दलपति विजय, दलपति विजय में अक्सर कर विजयपाल रासो ऑप्शन देखने को मिलता है। दलपति विजय के साथ विजयपाल, तो कभी भी नाम को नाम से कनेक्ट करके नहीं पढ़ना है। पहली चीज, पढ़ना कैसे है वो मैं बता रही हूं। हमने शुरू कैसे किया इसको, दलपति से। दलपति विजय ने क्या लिखा ये याद रख लो, उसके बाद एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दलपति विजय ने कुमार रासो किया, तो चंद्रबरदाई ने किसको लिखा, पृथ्वीराज रासो, ठीक। उसके बाद आपके आ गए नरपति नाल। अब हमको दलपति का पता चल गया खुमान रासो, तो नरपति ने किसने किस पर लिखा था, बीसल देव पर, ठीक है। नरपति ने किसने लिखा, बीसल देव। जगनीक ने किस पर लिखा है, परमाल पे, ठीक है, परमाल रासो। तो नल्ह सिंह ने किस पे लिखा है, विजयपाल रासो, ठीक। 2-3 बार इसको कंटिन्यू रोज रोज दोहराने से और पढ़ने से एक दिन पढ़ के भूल जाओगे, एकदम श्योरली मैं बता रही हूँ। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। जिस तरीके से हम किसी भी चीज को जब शुरू का पढ़ते हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन की शुरुआत होती है बचपने से, तो उसको बार बार पूरे साल भर रटाया जाता है, इसलिए वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। और कितने ही लोग, मैं बोल सकती हूँ 50% लोगों के, जिनको आज भी पूरा अ से लेकर ज्ञ तक की चीजें याद नहीं होंगी, क्योंकि वो उनके हैबिट में नहीं है, छूट चुका है। तो आप इसको हैबिट जब तक नहीं डालोगे, एटलीस्ट तब तक तो डालना पड़ेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ठीक है। उसके बाद भले भूल जाइए, उसके बाद भले आप किसी भी तरीके से पढ़िए, क्योंकि कोई भी याददाश्त हमेशा तो नहीं रहती है, कभी ना कभी तो भूलते ही हैं हम, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है ऑनलाइन? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, विद्यापति। बहुत फेमस है ये, और आपके आदिकाल के ही हैं विद्यापति। और विद्यापति की रचनाएं आती है, विद्यापति ने क्या क्या दिया था, तो याद रखना इनके में एक चीज, कीर्ति शब्द, विद्यापति का फेमस जो शब्द है वो कीर्ति और वली, ठीक है। तो कीर्ति पताका, कीर्ति लता इन्हीं की है, ठीक है। और आपका लिखनावली और पदावली, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कीर्ति शब्द ले रहे हैं, कीर्ति लता और आपका कीर्ति पताका। आपका एक ले लो आप पदावली, और दूसरा मैंने क्या बोला, क्या बोला था, लिखनावली, ठीक है। ये हो गई किसकी, विद्यापति की, ठीक है।
एक आता है आपका अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान के बारे में एक और चीज है, इन्होंने क्या लिखा था? संदेश रासक। ठीक है, संदेश रासक। आपके आगे बढ़ते हैं हम। केदार भट्ट। या इसको दो नाम से जानते हैं, भट्ट केदार। ठीक है, केदार भट्ट या भट्ट केदार। क्या लिखा है इन्होंने? जयचंद प्रकाश। प्रकाश। ठीक है। अब्दुल रहमान हो गया, केदार भट्ट हो गया। अब लिखेंगे स्वयंभू। स्वयंभू नाम सुने हो पेपर में कभी? स्वयंभू जो है, एक साथ है ना, स्वयंभू। इन्होंने क्या क्या दिया है? पौम। क्या दिया है? पौम चरयू। याद रखना, पौम चरियू। ठीक है। इन्होंने दिया है आपका ऐसा है, रिठणेमी। रिठणेमी चरियू। चरियू मतलब वही चरित्र वर्णन। ठीक है। और इन्होंने दिया है अष्टनेमी। अरिष्ट है, सॉरी, अरिष्ट नेमी। दोनों नेमी नेमी वाला इसी में ही आएगा, अरिष्ट नेमी। चरित। तो देखो लिखते लिखते चरियू चरियू का लास्ट में जो उन्होंने तीसरा वाला लिखा उसमें क्या हो गया? चरित। तो जो भाषा है वो इसी तरीके से धीरे 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 आई है। ठीक है, इसी तरीके से सुधार हुआ है इसका। ठीक है। सरहपा भी एक बहुत फेमस है आपके। सरहपा का भी पूछते हैं किस समय के हैं, तो याद रखना आदिकाल के हैं सरहपा। और इन्होंने कौन सी रचना दी थी सरहपा ने? इन्होंने बहुत सारी दोहाएं लिखी थी। दोहा कोश। दोहा कोश। ये आपके पूरे आदिकाल के हो गए। ठीक है। रचना है उनकी। एक और लिखो, पता है संदेश रासक लिखवाया ना मैंने। एक आप लोग लिखो विजय सेन सूरी का। दो लिखवाती हूँ, एक्चुअली 12 कर रही हूँ पूरा, फेमस है ये भी। विजय सेन सूरी क्यों फेमस है मैं बता रही हूँ। रेवंत गिरी गिरी रास। रासो रासो रासो, ये रासक और उसके बाद रास का भी हट गया। अब एक और लिखा रही हूँ 12वां नंबर। जिन धर्म सूरी। जिन धर्म सूरी। याद रखना क्यों आसान है, दोनों सूरी ने रासक और रासों को हटा के क्या कर दिया? रास। तो आप लोग ऑप्शन आसानी से लगा सकते हो। स्थूल भद्र। स्थूल भद्र रास। लो। ठीक है, तो इसलिए ये लिखाना जरूरी था क्योंकि रासो 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 कहाँ तक चला है। फिर रासक अब्दुल रहमान ने यूज किया है। ठीक है, संदेश रासक के नाम से। उसके बाद क भी हट गया और क्या बच गया आपका? रास। रेवंत गिरी रास और स्थूल भद्र रास किसने लिखा? विजय सूरी, विजय सेन सूरी और जिन धर्म सूरी। ठीक है, चलो एक बार रिपीट करते हैं। ये जो आपने देखा है अभी, ये क्या है पता है? ये ऊपर ऊपर से देखना बोलते हैं इसको, यानी कि ये शॉर्ट नोट्स हैं एक तरीके से। जब हम पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट कंटेंट निकलते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ये वो कंटेंट है।
तो इतने में हो जाता है क्या? नहीं होता, इसके अलावा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो कंटेंट आ चुके हैं जरूरी नहीं है कि वही कंटेंट बार बार आए। ठीक है, चलो एक रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? 4 भागों में बांटा गया है, बिना डाउट के हम बता सकते हैं। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आपका आधुनिक काल। आदिकाल को हम किस नाम से जानते हैं? वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल। ठीक है, इन सब नामों से जानते हैं इनको। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, जिसके बारे में कल चर्चा करेंगे हम। उत्तर मध्यकाल को रीति काल, आधुनिक काल को गद्य काल। समय सीमा की बात करें तो एक तो हमको 1050 से याद रखना है 1375 तक, ठीक है, और दूसरा याद रखना है 1000 से 1300 कहाँ तक? 50 तक। ठीक है, वो किसने कहा है? रामचंद्र ने। ठीक है, खासकर नाम इसीलिए लिखवाया है इनका। क्या क्या चीजें होती थी आदिकाल में, किन चीजों के नाम से हम आदिकाल को जानते हैं? तो युद्ध का सचित्र वर्णन होता था यहाँ पे, युद्ध पर ही कविताएं लिखी जाती थी, सारे लेख युद्ध पर लिखे जाते थे। युद्ध और प्रेम का बहुत अच्छा सामंजस्य देखने को मिलता था, इसलिए 2 रस का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है, वीर रस और श्रृंगार रस। साथों साथ वीरगाथा काल में जो आश्रयदाता होते थे, राजा होते थे, स्वामी होते थे, उनके प्रशंसा पे बहुत कुछ गाया जाता था इसी काल पे। ठीक है, और अगर बोले तो ऐतिहासिकता का जितना वर्णन है इसी काल में देखने को मिलता है, मतलब सारे संदर्भ यहीं से लिए गए हैं, ऐतिहासिक संदर्भ। ठीक है, यहाँ पर जो रचनाएं हैं वो सभी की सभी प्रमाणिक नहीं है। जैसे हम एक शब्द लगाते हैं दशमलव के बाद में लगभग, क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम उसमें तय नहीं होते, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग कभी भी जब सन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? लगभग, लगभग इतने से इतना, क्योंकि कुछ भी चीज अभी तय नहीं है, सिर्फ निकाला गया है। अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था। तो जहां से शुरुआत हुई है आदिकाल की, तो इन्होंने अपनी हर रचनाओं में आदिकाल ही शब्द प्रयुक्त किया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरगाथा काल कहा, दोनों ने। सेम वैसे ही चारण काल को भी 2 लोगों ने यूज किया, आपके राजकुमार वर्मा और जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है, उसके बाद आपका मिश्र बंधु ने क्या कहा? प्रारंभिक। तो आरंभिक किसने कहा? गणपति जी ने। ठीक है, गणपति चंद्र शुक्ल ने। राहुल संस्कृयातन का सबसे अलग है सिद्ध सामंत काल, आसानी से याद हो जाएगा, जैसा उनका नाम है वैसे ही ये भी अलग है। ठीक, रचनाएं, दलपति विजय ने कौन सी रचना लिखी थी? कुमार रासो। ठीक है, चंद्रबरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य बोला गया है, तो इनको क्या बोला गया? प्रथम महाकाव्यकार। ठीक है, उसके बाद किसने लिखा? नलपति। दलपति के बाद कौन आया? नलपति। नलपति ने क्या लिखा? बीसल देव के ऊपर। ठीक है, इनके साथ एक शब्द है नाल, और यहाँ पर नलहसी है, तुरंत आप ले लो नलहसी को। नलहसी भाट ने क्या लिखा? विजयपाल रासो। ठीक है, जगनीक ने क्या लिखा? परमाल रासो। ठीक, विद्यापति ने कीर्ति शब्द और वली शब्द का यूज किया, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और आपका पदावली और लिखनावली। ठीक है, अब्दुल रहमान ने संदेश रासक। अब आ जाते हैं सीधा रासक के बाद यहाँ पे विजय सेन सूरी और जिन धर्म सूरी ने रेवंत गिरिदास और स्थूलभद्र रास का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं। आज पर क्लास ओवर करते हैं यहीं पर, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे, तब तक के लिए ध्यान